ये बात होगी 1974 कैंसस अमेरिका की। एक आदमी अपने परिवार के साथ बैठ के खाना खा रहा था। ये आदमी अपने परिवार का बहुत ध्यान रखता है, बहुत मिलनसार है, इसकी समाज में बहुत इज्जत है, ये चर्च जाता है। तुम भी इस स्थान से मिलोगे, सोचोगे एक नॉर्मल सा इंसान है, एक परिवार वाला आदमी है। लेकिन कोई नहीं जानता था कि ये वही इंसान है जो सालों तक लोगों का पीछा करता था, उन्हें अगवा करता था, उन्हें टॉर्चर करता था, फिर उनकी हत्या कर देता था। दुनिया इस इंसान को BTK किलर नाम से जानती थी, बाइंड, टॉर्चर, किल। लेकिन जब इसका सच सामने आया, ये पकड़ा गया, तो लोग मानने को ही तैयार नहीं थे। वो लोग कहने लगे कि ऐसा हो ही नहीं सकता, ये इतना आम इंसान, ऐसा कैसे हो सकता है। और ये चीज हमें काफी खतरनाक बात दिखाती है साइकोपैथ्स के बारे में, कि हमेशा जरूरी नहीं कि साइकोपैथ डरावना दिखे या फिर डरावना महसूस हो। कई बार वो बहुत ही आम दिखते हैं, इतने आम कि हमारे आसपास होंगे और हमें भनक भी नहीं होगी। तो आज की वीडियो में हम साइकोपैथ्स की साइकोलॉजी को समझेंगे, ये भी देखेंगे साइंस ने ऐसा क्या डिस्कवर किया जिसके बारे में ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं है। और एंड तक आते आते आप साइकोपैथ्स को एक अलग ही नजरिए से देखोगे। शुरुआत करते हैं 1941 के एक साइकियाट्रिस्ट हैर्वी क्लिकली से। इन्होंने बहुत सारे पेशेंट को ऑब्जर्व करा। उनमें काफी सारे ऐसे पेशेंट थे जो काफी इंटेलिजेंट थे, जो बात करने में बहुत अच्छे थे, कुछ तो इतने अच्छे थे कि बहुत ज्यादा चार्मिंग नजर आते थे। लेकिन उन्होंने एक चीज नोटिस की, इन सभी पेशेंट में एक चीज कॉमन थी, किसी को भी गिल्ट महसूस नहीं होता था, पछतावा महसूस नहीं होता था, किसी के अंदर भी एक एम्पैथी नाम की फीलिंग नहीं आती थी। इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता था सामने वाला क्या महसूस कर रहा है। इन्होंने बहुत बार ऑन मल्टीपल ओकेजन सामने वाले को नुकसान पहुंचाया है, पीड़ा दी है, दर्द दिया है। और उसी टाइम उन्होंने एक फ्रेज दिया, द मास्क ऑफ सैनिटी। मतलब एक इंसान जो बाहर से बहुत ही नॉर्मल दिखता है, लेकिन अंदर से फंडामेंटली ही बहुत ही अलग तरीके से काम करता है। और इस टर्म का, इस फ्रेज का आज भी बहुत जगह इस्तेमाल किया जाता है। आगे बढ़ने से पहले एक मिथ के ऊपर मैं जरूर बात करना चाहूंगा कि लोग सोचते हैं कि जो साइकोपैथ्स हैं इमोशंस महसूस नहीं कर सकते। नहीं, ऐसा नहीं है। वो खुश होते हैं, वो दुखी होते हैं, वो गुस्सा आता है उन्हें प्राउड भी महसूस होता है अगर वो कोई चीज जीतते हैं तो। प्रॉब्लम यहाँ पे इमोशंस की एब्सेंस नहीं है, प्रॉब्लम है यहाँ पे कि वो कुछ इमोशंस को ढंग से महसूस नहीं कर पाते, क्योंकि उनके अंदर कुछ इमोशंस प्रेजेंट ही नहीं होते, या फिर उस लेवल पे प्रेजेंट नहीं होते जितने लेवल पे एक आम इंसान के अंदर मिलते हैं। इमोशन जैसे कि गिल्ट, पछतावा, डर, एम्पैथी, बहुत ही ज्यादा फंडामेंटल फीलिंग्स है जो हर एक इंसान के अंदर देखने को हमें मिलती ही है। इसी कारण से वो दूसरे इंसान को तकलीफ में देख सकते हैं। इमेजिन करो तुम एक सड़क पे जा रहे हो, वहां पे एक बच्चा है जो खेलते खेलते गिर जाता है। तुम्हारा फर्स्ट फीलिंग क्या आएगा? कंसर्न की फीलिंग कि यार बच्चा कैसे गिर गया। एम्पैथी आएगी, तुम्हारी अंदर एक चाह जागेगी कि तुम उस बच्चे की मदद करो, उसे एटलीस्ट उठाओ, देखो कि कहीं उसे चोट तो नहीं लगी है। लेकिन इनके अंदर ऐसा नहीं। इनके अंदर फीलिंग ऐसी आई कि अच्छा बच्चा गिर गया बस, या फिर बच्चा गिर गया, अच्छा इसको दर्द हो रहा होगा, या फिर ऐसा हुआ होगा, वैसा होगा। ऐसा नहीं कि इमोशंस को समझ नहीं सकते, नहीं, ये समझ सकते हैं, बस ये कि उन्हें ढंग से महसूस नहीं कर सकते। इसलिए यहाँ पे कोई इमोशनल इंपैक्ट नहीं है। और न्यूरोसाइंस इसके ऊपर बात भी करता है कि साइकोपैथ्स के अंदर का जो इमोशनल सर्किट है वो अलग ही तरीके से काम करता है। पर्टिकुलरली अमीगडाला, हमारे दिमाग का एक कंपोनेंट है अमीगडाला, जो मेनली इमोशंस को प्रोसेस करने में मदद करता है और साथ ही साथ इमोशनल मेमोरीज बनाने के लिए भी सिग्नलिंग वगैरह करता है। लेकिन साइकोपैथ्स के केस में जो अमीगडाला जिस तरीके से काम करता है वो नॉर्मल इंसान से थोड़ा सा अलग है। और यही जो डिफरेंस है, इसी कारण से रिसर्चर एक डिस्टिंक्शन लेकर आ पाते हैं बिटवीन कॉग्निटिव एम्पैथी और इमोशनल एम्पैथी। कॉग्निटिव एम्पैथी का मतलब होता है कि तुम सामने वाले को देख के कह रहे हो कि हाँ तेरे साथ बुरा हुआ और तुझे बुरा लग रहा होगा। और वहीं इमोशनल एम्पैथी का मतलब होता है कि अच्छा तेरे साथ बुरा हुआ, मैं महसूस कर सकता हूं कि तेरे साथ बुरा हुआ। एग्जांपल के लिए तुम सोचो कि तुम्हारे दोस्त के पिता की मौत हो गई। अब तुम उसके पास जाओगे तो तुम उसे क्या कहोगे? यार मैं समझ सकता हूँ कि तुझे बहुत बुरा लग रहा होगा। क्यों? क्योंकि तुम कुछ देर के लिए ये खुद इमेजिन कर सकते हो कि व्हाट इफ तुम्हारे पिता की मौत हो गई होती, तुम्हें कितना बुरा लगता है ना। तुम उस चीज से उस इंसान के साथ रिलेट करने की कोशिश ला सकते हो, उसी को हम इमोशनल एम्पैथी कहते हैं। वहीं कॉग्निटिव एम्पैथी होती है कि मैं तुम्हारे इमोशंस को समझ सकता हूँ, ऑफ कोर्स तुम्हें बुरा लग रहा होगा, यहाँ पे कुछ महसूस नहीं हो रहा, यहाँ पे एक दुख नहीं है, यहाँ पे कोई गिल्ट नहीं है, यहाँ कोई डर नहीं है, कुछ भी नहीं है यहाँ। और इसीलिए साइकोपैथ्स मैनिपुलेट कर पाते, क्योंकि मैनिपुलेशन में जरूरी नहीं है कि तुम अपने इमोशंस को महसूस करो या फिर सामने वाले के इमोशंस को महसूस कर सको। यहाँ पर बस वही है कि तुम्हें सामने वाले के इमोशंस को समझना आना चाहिए, पढ़ना आना चाहिए। लेकिन अब मैं तुम्हें एक ऐसी कहानी सुनाने वाला हूं जिसके ऊपर तुम्हें बिलीव ही नहीं होगा। कहानी है न्यूरोसाइंटिस्ट जेम्स फैलन की। जेम्स फैलन ने अपनी जिंदगी का बहुत वक्त दिया हत्यारों और साइकोपैथ्स के ब्रेन स्कैन्स को पढ़ने के लिए। उन्होंने उसके ऊपर बहुत सारी रिसर्च करी। एक दिन वो आराम से बैठे हुए थे और उनके सामने बहुत सारी रिसर्च वगैरह पड़ी थी। उनमें से उन्होंने एक रिसर्च उठाई जो उनकी खुद की रिसर्च थी और उसमें एक ब्रेन स्कैन दिखा। अब वो उस ब्रेन स्कैन को देखने लगे। उन्होंने बहुत ध्यान से उस ब्रेन स्कैन को देखा और बोले कि ये कैसा ब्रेन स्कैन है, इसमें तो वही पैटर्न्स हैं जो मुझे बाकी मर्डरर में और बाकी साइकोपैथ्स में देखने को मिलते हैं। ये कौन सा डेंजरस क्रिमिनल है जिसके बारे में मुझे पता ही नहीं और ये मेरे सामने पड़ा हुआ ये ब्रेन स्कैन। लेकिन बाद में पता चलता है कि ये तो उन्हीं का ब्रेन स्कैन, मतलब जिस ब्रेन स्कैन को देखकर इतना भौचक्की हो रहे हैं कि किस क्रिमिनल का है और इसमें इतने सारे पैटर्न्स नजर आ रहे हैं जो साइकोपैथ्स के ब्रेन में देखने को मिलते हैं, वो उनका खुद का था। बाद में जाके उन्होंने कुछ जेनेटिक टेस्टिंग वगैरह करी तो उनको समझ आया कि उनके अंदर भी काफी सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो साइकोपैथ्स के अंदर होते हैं।
लेकिन उसका एक्सप्लेनेशन उन्होंने ये दिया कि वो कभी क्रिमिनल इसीलिए नहीं बने क्योंकि उनको बचपन से काफी स्टेबल और प्यार भरी अपब्रिंगिंग मिली। इवन तो हम इस चीज को 100% ट्रू नहीं मान सकते हैं बिकॉज इसके ऊपर कोई रिसर्च एज सच नहीं है, बट स्टिल ये एक इंडिकेशन जरूर देता है कि बायोलॉजी इज नॉट डेस्टिनी। तुम जिस तरीके से पैदा हुए जरूरी नहीं कि तुम उसी तरीके से रहोगे। मे बी ऐसा भी हो सकता है कि तुम आने वाले वक्त में एक बहुत ही अलग इंसान बन जाओ। भले ही तुम्हें बचपन में साइकोपैथिक टेंडेंसीज के साथ तुम्हें बनाया गया हो, लेकिन तुम बड़े होते होते एक अलग इंसान बन सकते हो, जैसे कि जेम्स फैलन, जो कि खुद में एक न्यूरो साइंटिस्ट थे, जो खुद में साइकोपैथ और मर्डरर के ऊपर रिसर्च कर रहे थे, खुद में एक चलती फिरती आयरन। लेकिन फिर सवाल आता है कि हर साइकोपैथ दिमागी तौर पर क्रिमिनल है या फिर क्रिमिनल बन सकता है? देखो, इसका जवाब है नहीं। हमने जैसे अभी जेम्स फैलन का केस देखा, जो कि एक न्यूरो साइंटिस्ट थे। इसी प्रकार से अलग अलग साइकोपैथ जरूरी नहीं है कि हमेशा क्रिमिनल ही बने। कुछ टीचर बन जाते हैं, कुछ पॉलिटिक्स में चले जाते हैं, कुछ कॉर्पोरेट में चले जाते हैं, कुछ नॉर्मल नौकरी करते हैं, कुछ बिजनेसमैन बन जाते हैं और कुछ किलर बन जाते हैं। तो फिर क्या हर सक्सेसफुल इंसान के अंदर साइकोपैथिक टेंडेंसी होती है? नहीं। लेकिन साइकोपैथ्स के अंदर हमें एक चीज कॉमन देखने को मिलती है कि उनके अंदर डर नहीं होता किसी चीज का, बहुत तगड़ा कॉन्फिडेंस होता है और साथ साथ एक चार्म रहता है। और ये जो टेंडेंसीज हैं, ये जो ट्रेड्स हैं, ये सक्सेस मिलने के लिए भी काफी ज्यादा हेल्प कर सकती हैं। जैसे अगर तुम पब्लिक स्पीकिंग वगैरह करते हो तो उसमें तुम्हें ये चीज बहुत ज्यादा मदद जरूर करेगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये टेंडेंसीज नॉर्मल इंसानों में नहीं होती। ऑफ कोर्स ये सारी टेंडेंसी नॉर्मल इंसानों में भी होती है, क्योंकि डिफरेंस आ जाता है एक इंपल्सिव साइकोपैथ में और एक हाईली कंट्रोल्ड साइकोपैथ। इंपल्सिव साइकोपैथ जो रहता है वो इन मेजॉरिटी केसेस जेल चला जाता है। क्यों? क्योंकि इंपल्सिव है, उसने सोचा उसे ये चीज करना, उसने कर दिया। उसको मन करा इस इंसान की हत्या करना है, फिर इस इंसान की जिंदगी बर्बाद करने का, उसने कर दिया। वो उसने कोई सेकंड थॉट नहीं लिया। वही हाईली कंट्रोल्ड साइकोपैथ हर एक चीज को ध्यान से सोचता है, परखता है। क्यों? इवन तो वो इमोशंस को फील नहीं कर सकता, बट वो लॉजिक से तो चल सकता है ना। दैट्स व्हाई दे कैन बिकम वेरी सक्सेसफुल इन बिजनेस। एक नॉर्मल इंसान की तरह वो जिंदगी जी सकते हैं। लेकिन जब मैं इसके बारे में थोड़ा और पढ़ रहा था, साइकोपैथ्स के बारे में, तो मेरे दिमाग में एक सवाल आया था कि इंडिया में साइकोपैथी थोड़ी डिफरेंट तरीके से नजर आती है। अब मुझे तो ऐसा कोई रिसर्च मिली नहीं, लेकिन एक चीज देखने को जरूर मिल सकती है कि जैसे हर जगह का कल्चर थोड़ा डिफरेंट होता है, तो इंडिया में भी कल्चर अलग है। मे बी अमेरिका में या वेस्ट में, यूरोप में मैनिपुलेशन एक अलग तरीके से हो या फिर साइकोपैथी एक अलग तरीके से नजर आती हो। इंडिया में अलग तरीके से नजर आ सकती है। क्या पता फैमिली में हमें साइकोपैथी देखने को मिले। कोई है जो अपनी शादी का इस्तेमाल कर रहा हो साइकोपैथी के लिए, कोई और चीजों का इस्तेमाल कर रहा है। तुम देख सकते हो बहुत सारी दूर दूर की फैमिली में, बहुत बड़ी बड़ी फैमिली में कोई ना कोई एक ऐसा इंसान होता है जिसको कोई फर्क नहीं पड़ता सामने वाले की जिंदगी बर्बाद करने के लिए। सामने वाला उसके सामने रो रहा है, बिलख रहा है और उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। इतने सारे नेता भरे हुए हैं जो एक ऐसी डील को साइन करते हैं जिसके कारण हजारों लोगों की मौत हो जाती है, हजारों लोगों का घर उजड़ जाता है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? देयर इज अ साइकोपैथिक टेंडेंसी। क्योंकि जो साइकोपैथी है वो खुद में एक स्पेक्ट्रम है। कोई इंसान बहुत ज्यादा साइकोपैथिक हो सकता है, कोई इंसान बहुत ही कम हो सकता है। हमने इंसानों ने बहुत ट्राई करा इसके ऊपर, बहुत सारी चीजें करने का। हमने जीन टेस्टिंग करी, बिहेवियरल एनालिसिस करा, ब्रेन स्कैन करा, बट बहुत ही माइन्यूट और बहुत ही लिमिटेड इंफॉर्मेशन हम अभी तक पता कर पाए। हम कोशिश जरूर कर रहे हैं हम इंसान की कहीं ना कहीं कुछ ऐसे इंटरवेंशन ला सके ताकि बच्चों में वो इंटरवेंशन डाल के साइकोपैथ्स को बड़े होने से ही रोका जा सके या फिर उस टेंडेंसी को मिटिगेट या फिर बंद करा जा सके। बट डू यू रियली थिंक दैट इज गोइंग टू वर्क? ऑफ कोर्स इंडिया जैसी जगह में नहीं, बिकॉज प्रॉब्लम वही आ जाती है, हाउ वुड यू आइडेंटिफाई? एंड इवन इफ यू आइडेंटिफाई, तुम उसे इतने बड़े मास स्केल पे कैसे करोगे? द आंसर इज अभी तक हमें नहीं पता है। लेकिन फॉर श्योर साइकोपैथी या फिर साइकोपैथ्स ओवरऑल इंटरेस्टिंग और फैसिनेटिंग तो है। बिकॉज एक और वो सवाल लेकर आते हैं कि व्हाट इफ तुम इंसानों से मोरालिटी खींच लो तो क्या बचेगा? मोरालिटी अगर होगी ही नहीं तो समाज किस स्तर तक चढ़ेगा या उतरेगा? ये बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है। बाय द वे, मैं नॉर्मली ऐसी वीडियोस बनाता नहीं हूँ। मेरे सब्सक्राइबर ने मुझे सजेस्ट करा तो मैंने सोचा कि ठीक है, इसके ऊपर एक वीडियो बनाते हैं। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जो सही लगे जरूर करना, और अगर कोई और वीडियोस की तुम्हारे पास आइडियाज हो तो उसे कमेंट जरूर करना। मैं मिलता हूँ किसी और दिन, तब तक के लिए बाय बाय।